नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा का जो स्पेशल प्रोग्राम हम कर रहे हैं फैज़ाबाद प्रेस क्लब से। फैज़ाबाद जिस ज़िले का नाम अब अयोध्या हो चुका है, लेकिन फैज़ाबाद एक शहर है, फैज़ाबाद एक रवायत है और फैज़ाबाद प्रेस क्लब अभी फैज़ाबाद प्रेस क्लब ही कहलाता है। अयोध्या फैज़ाबाद की एक तहसील हुआ करती थी, लेकिन अब ज़िले का नाम अयोध्या हो चुका है। और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ जाने माने पत्रकार। हमारे साथ सुरेश पाठक जी हैं जो फैज़ाबाद की आवाज़ नाम का अखबार निकालते हैं। हमारे साथ जेपी तिवारी जी हैं जो इस प्रेस क्लब के संरक्षक हैं, जिन्होंने इस प्रेस क्लब की शुरुआत कराई है और अयोध्या फैज़ाबाद के जाने माने पत्रकार हैं। शरद प्रधान जी हैं मेरे साथ, इनको तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब जानते हैं शरद जी को। और त्रियुग नारायण तिवारी हैं। अगर आप जनसत्ता अखबार पढ़ते रहे हैं तो जनसत्ता अखबार के बहुत लंबे समय से संवाददाता हैं और पूरे भारत में ये अयोध्या फैज़ाबाद की खबरें पहुंचाते रहे हैं। हम बात करने आए हैं कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अयोध्या का क्या माहौल है, फैज़ाबाद का क्या माहौल है। और शुरुआत हम जेपी तिवारी जी आपसे करेंगे। आपके हिसाब से यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ का मुद्दा सबसे बड़ा, अगर देहात चले जाइए तो वहाँ किसानों का है, जहाँ पर छुट्टा जानवरों से परेशान है। रात रात जाड़े की रात में भी सब वो टैक्स रखवाली करते हैं और इसलिए ये बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ हैं। और शहर का दिल लीजिए तो शहर में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। इनका एक मुद्दा जो मंदिर का हुआ करता था, मंदिर के नाम पर ये वोट लेते थे, वो इस बार रह नहीं गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दिया और मंदिर अपनी जगह हो गया और मस्जिद के लिए जगह दे दिया उन्होंने। अब यहाँ पर इनका जो क्या कहते हैं मुद्दा है, ये समझते हैं कि हम ले लेंगे जो राशन बांट कर और इसको लेके, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होगा इनको। इसलिए ज़्यादातर जनता जो है उनके खिलाफ है। अब इनके साथ न तो है, बल्कि यहाँ की लोकल पार्टी जो है सपा, वो इस स्थिति में अच्छी। जी, आप कह रहे हैं कि मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है। यहाँ तो बताया जा रहा है कि साहब मंदिर की वजह से शहर का कायाकल्प हो रहा है, पूरा शहर बदल जाएगा, एक तरह की नई इंडस्ट्री, पूरा पर्यटन का एक नया उद्योग खड़ा हो जाएगा। तो उससे कोई लाभ नहीं होगा? कोई नहीं लाभ होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कि मंदिर से, मंदिर के जो पुजारी हैं, मंदिर के जो महंत हैं, मंदिर के जो हैं, ये वहीं साधु संत जो लाभ उठा सकते हैं। आम जनता को कोई लाभ नहीं होना है। आज तो आम जनता को दर्शन करने के लिए मोहताजी है, लाइन लगा के जाता है, दर्शन करता है, उसका कोई लाभ उनको नहीं मिलना है। जी, सुरेश पाठक जी, आपकी नज़र में क्या सबसे बड़ा मुद्दा है, खासकर अयोध्या फैज़ाबाद? देखिए, मैं अभी गया था पूर्वांचल में कुछ दिन पहले। वहाँ पर जो छुट्टा जानवरों की समस्या है, खेतों की रखवाली की समस्या है, ये बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है, विकराल समस्या है। लोगों ने घरों अपने खेतों में बाड़ लगाई, कांटेदार बाड़ लगाई, उससे जानवर जो है लग करके उनके लहूलुहान हो रहे थे। तो उनके मुंह से जो पूर्वांचल की किसको कहते हैं कि एकदम धर्मपरायण जनता है, उसके मुंह से निकला कि अरे ये तो गाय को खून निकल रहा है। किसकी वजह से? तो कहे कि साहब इस सरकार की वजह से है। सरकार ने जो लगाए हैं नियम कायदे, उसकी वजह से हमको समस्या आ रही है। खेत भी नहीं बचा पा रहे हैं, जानवर भी लहूलुहान हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है, मुझे लगता है कि सरकार के अगेंस्ट जा रही है, वो है जातिवादी समस्या। पिछले चुनाव में जो यादव और मुसलमानों से अदर ओबीसी था, वो बीजेपी के साथ गया था। लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं। तमाम ओबीसी के नेता, जाने माने नेता, इस समय समाजवादी पार्टी या अदर देन बीजेपी में है, तो वो उसको मोबिलाइज कर रहे हैं। जैसे मैं बता दूं कि आपको राजभरों के नेता हैं, जैसे मौर्य समाज के नेता हैं, जैसे ये जो विश्वकर्मा समाज है, मतलब ये अदर देन कुशवाहा है, ये सब जो हैं मोबिलाइज हो रहे हैं धीरे धीरे अगेंस्ट बीजेपी के। क्योंकि उनको उनके लीडर समझा दे रहे हैं, समझा पा रहे हैं, समझाने में कामयाब हो जा रहे हैं कि देखिए इनकी वजह से हमारी तौहीनी हुई है, इनकी वजह से हमको जलालत झेलनी पड़ी है। तो और दूसरी चीज़ जो है ब्राह्मणों का सबसे बड़ा वो है, बीजेपी इस मुगालते में मुझे लग रहा है कि वो ब्राह्मण उसको एक तरफा वोट करेगा, लेकिन ऐसा पूर्वांचल में अब की होने नहीं जा रहा। तो क्या होने जा रहा है? पूर्वांचल में लोग जो है, जहां उनके सजाती मिल रहे हैं उम्मीदवार ब्राह्मण, उन्हीं को वोट करेंगे।
वो चाहे जिस पार्टी में हो। चाहे जिस पार्टी में हो, उन्हीं को वोट करेंगे। और अगर जो है अगर भाजपा का भी ब्राह्मण भाजपा से तो एक बहुत ज़्यादा नाराज़गी लोगों में हो रही है, इस वजह से कि वहाँ के पूर्वांचल के जो कुछ स्थापित नेता हैं, ब्राह्मण नेता हैं, उनकी योगी आदित्यनाथ से जो दुराव की राजनीति हो रही, इसमें मैं नाम लेना चाहूँ हरिशंकर तिवारी के गोरखपुर का, नाम लेना चाहूँगा खलीलाबाद के एक जय चौबे हैं, उनका नाम लेना चाहूँगा, नाम लेना चाहूँगा अम्बेडकर नगर के राकेश पांडे हैं, उनका नाम लेना चाहूँगा। ये सब ब्राह्मणों के जाने पहचाने चेहरे, और ये सब इस समय सारे के सारे समाजवादी हैं। राजभरों के नेता जो हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, हमारे यहाँ के जाने नेता, 5 बार 6 बार अम्बेडकर नगर के विधायक रहे बीएसपी के, रामअचल राजभर हैं। सुखदेव राजभर का लड़का जो है वो समाजवादी में। तो ये एक माहौल जो है क्रिएट हो रहा है अदर देन बीजेपी के खिलाफ। जी, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ माहौल क्रिएट हो रहा है। शरद जी, आपके पास आऊँ उससे पहले मैं त्रिलोक नारायण जी के पास चलूँगा। त्रिलोक जी, आप तो ज़माने से देख रहे हैं ये इलाका और यहाँ, क्या आपको इस बार खास क्या है इस चुनाव में? इस बार मुझे ये लगता है कि जातीय गोलबंदी जो है विशेष रूप से बैकवर्ड में, इस पूर्वांचल में साफ दिखने लगी है। जो गोलबंदी थी, समाजवादी पार्टी के लोग दूसरे जातियों से जो स्थापित नेता हैं, जैसे अम्बेडकर नगर में हैं रामअचल राजभर जी, कुर्मी समाज से हैं लालजी वर्मा, और आगे चल के सुखदेव राजभर जी का लड़का है। तो ये सब एक मिलाकर गोलबंदी तैयार कर रहे हैं। बैकवर्ड जो है, पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं वो संगठित हो रहे हैं, वो अब भूल रहे हैं। जैसा पहले कहा कुछ हमारे साथियों ने, वो बात बिल्कुल सच है। ये गोलबंदी जो है ये भाजपा के लिए बहुत मुसीबत खड़ी करेगी, और इसमें इनके लिए जगह जगह नाराज़गियाँ हैं। सरकार पिछले 5 साल चली, इस सरकार में एक परसेप्शन गया समाज में कि ये सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है। ये घर घर गया, कहीं कोई बात होती है तो आदमी कहता है अरे ये सरकार जो है ब्राह्मणों के खिलाफ है। एक परसेप्शन गया, इसको सरकार ने कभी इस पर सोचा नहीं, उसका भी असर दिख रहा है। गांव गांव चले जाइए, बछड़े गाय ऐसे लोगों का नुकसान कर रहे हैं कि लोग इस ठिठुरती रात में टार्च और बल्लम लाठी लेकर सिवान में पड़े रहते हैं, वहाँ पर अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। तो जो ये करेगा वो कैसे सरकार का गुणगान करेगा। जहाँ तक शहर की बात है, शहर में भी अनेक समस्याएं हैं। ये लोग केवल हवाई करते हैं, बोलते हैं कि अयोध्या का विकास एक लंबी फहरिस्त है। 5 साल में इन्होंने कहा ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, बनाया क्या? बल्ब जला दिया है, राम की पहाड़ी बना दिया कि जो तालाब बन गई है। अब जब बाढ़ आती है सरजू जी में, सारा पानी उसी पहाड़ी में भर जाता है, तालाब जैसा दृश्य हो जाता है। नहीं बाढ़ है तो पानी निकलने का खरखर खरखर 2 फीट 3 फीट पानी में कोई स्नान कर सकता है? कैसे स्नान करेगा? तो वो सब अपने ढंग से, और सबसे बड़ा नुकसान इस सरकार ने जो किया है, आम आदमी सरकारी दफ्तरों में जाने से डर रहा है। ऐसा क्यों? लूट मची है। जो कोई काम 10 और 20 रुपए में होने वाला था, अब वो 100 और 200 दिए भी नहीं हो रहा है। और ये लूट सब जानते हैं, लेकिन कोई वो नहीं। ब्यूरोक्रेसी ने इस सरकार को कहीं का नहीं छोड़ा है, और इतनी लूट है। गांव वाले, घर वाले, तहसील, थाना, ब्लॉक, सब जगह इनके गांव गांव जो नेता पैदा हो गए हैं, लोग हल्ला मचा रहे हैं, कहते हैं कि भैया इन्होंने तो घूस का रेट बढ़वा दिया है, फलाना नेता है। तो ये जो निम्न स्तर पर काम हुआ है, इसका भी प्रभाव है, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर तो पढ़े लिखे समझदार लोग बोलते हैं कि बन रहा मंदिर, ट्रस्ट को पैसा मिल चुका है, पैसे कोई कमी नहीं है, ट्रस्ट बनाना है, लोकसभा में घोषित ट्रस्ट है।
तो इन तो 23 में बनाने कहते हैं तो मंदिर तो बनेगा ही। तो ये भी इनका जो था कि सरकार आ जाएगी तो मंदिर रुक जाएगा, उस पर भी इनका कुछ चल नहीं रहा है। हाँ, ये जो इनके सहयोगी संगठन हैं विश्व हिंदू परिषद, RSS, अब ये कोई नया खेल करेंगे। कल से इस शहर में शुरू भी हो गया है। अब वो राम रज बांट रहे हैं, जन्मभूमि की मिट्टी का पैकेट में बना के घर घर बांट रहे हैं, कुछ जगाना चाहते हैं। तो ये जो आप राम रज बांट रहे हैं, कह रहे हैं, तो ये राम रज केवल अयोध्या फैजाबाद में बंट रही है या यहाँ से बाहर भी जाएगी? अभी तो यहाँ शुरुआत हुई है, ये जहाँ भी इनका चलेगा सब जगह ले जाएंगे, इनके पूरे यंत्र लग जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद लग जाएगा, RSS वाले लग जाएंगे, सब लोग यही बांटेंगे। ये कोई न कोई खेल करेंगे। अब क्या खेल करेंगे, अब ये तो भविष्य बताएगा। क्या दंगा भी करा सकते हैं, मैं पूछना चाहूँगा। अब वो स्थिति नहीं है, दंगा नहीं करा पाएंगे, करा चुके जो कराना था। लेकिन मैं त्रियोगी जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो आप कह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे जो इनका हिंदुत्व हावी नहीं हो जाएगा? बाकी परेशानियां लोग मतलब भाजपा वाले समझते हैं कि जो हिंदुत्व का कार्ड है, यानी हिंदू मुसलमान का डिवाइड करने का जो इनका प्लान है, वो क्या कारगर साबित नहीं होगा इन चीज़ों को ढकने के लिए? शरद जी, अयोध्या तो केंद्र बिंदु है। अयोध्या में आज अगर चुनाव हो जाए तो इनको पता चल जाएगा क्या स्थिति है। लेकिन अभी ये सारे यत्न करेंगे, कोई यत्न छोड़ेंगे नहीं। देखिए, अब तो दंगा उंगा करा लेना ये सब दूर की कौड़ी है, क्योंकि निगेटिव पर ज़्यादा जोश होता है। जब मंदिर बनाने के लिए आंदोलन करते थे तो लोगों को लगता था कि हम हिंदू इस देश में इतने और हमारा मंदिर न बनाए, वो जोश दूसरा था। आज जो स्थिति हो गई है वो बिल्कुल जैसे आदमी कहता पैसिव हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं। अरे मंदिरवा तो बनेगा ही, ये लोगों के दिमाग में ऐसा लोग कहने लगे हैं कि कोर्ट के आदेश से बन रहा है, ये लोगों के दिमाग में है, या ये क्योंकि ये कहते हैं कि हम बनवा रहे हैं? अब उनके समर्थक तो यही बताते घूम रहे हैं कि योगी मोदी मंदिर बनवा रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं कि जब कोर्ट का आदेश हुआ तभी मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, और वो भी ट्रस्ट के द्वारा बन रहा, और अपार पैसा है उनके पास। हिंदू जनता अब भी देने को तैयार है। रोज़ इतना चढ़ावा आता है कि जो चाहें, जैसा चाहें वैसा भव्य दिव्य मंदिर बनाएं। लेकिन बनाएं, जल्दी बनाएं, अब तो पब्लिक चाहती है, बना के दिखाइए। हाँ शरद जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो त्रियोगी नारायण जी ने बात बीच में कही कि ब्यूरोक्रेसी ने इस सरकार को एक तरह से परेशान कर दिया है, या इसको एक कहें तो कॉर्नर कर दिया है। ये जो ब्यूरोक्रेसी वाला एंगल है, ये तो केवल पूर्वांचल का एंगल नहीं है। आप तो पूरे प्रदेश को देखते हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इनकी बात में दम है, और पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन हर एक के मुंह से वही बात सुनने को मिल रही है। मुझे तो लग रहा था कि अयोध्या में मंदिर के नाम पे वैसे ही लोग उमड़ रहे होंगे, बाकी मुद्दों की कोई जगह ही नहीं होगी। लेकिन जो आप लोगों ने कहा, ये तो मेरे लिए आई ओपनर हो गया। वाकई में आप लोगों ने आंखें खोल दी हैं जिनके उन्होंने कहा, और ये बात समझ में आ रही है कि क्योंकि ये सबको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी से गाइडेड है, और वो क्योंकि उनको ये पसंद है हाँ में हाँ मिलाए आदमी, और ब्यूरोक्रेसी इस मामले में बड़ी माहिर होती है कि नेता को कैसे प्रसन्न रखना है, और वही बोलेंगे जो वो चाहते हैं। तो आज की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को डिसेंट पसंद नहीं है, योगी आदित्यनाथ को किसी तरीके के सवाल नहीं पसंद है, और वो चाहते हैं कि हर बात को हाँ में हाँ मिलाया जाए, तो ब्यूरोक्रेसी करने में माहिर। तो नतीजा क्या हो रहा है, मुझे लगता है उनकी आँख में जो पट्टी बंदी हुई है, उनको हकीकत का अंदाज़ा ही नहीं है लगता है। क्योंकि वो तो यही घूम फिर के, देखिए सारा योगी आदित्यनाथ का प्रयास है किसी तरीके से कम्युनल डिवाइड हो जाए, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। अमित शाह, मोदी ने भी आकर के, अब तो लास्ट के डेज में तो इतना ज़्यादा हो गया है कि लगता है ओवरडू हो गया है, और कभी कभी ओवरडू करने से काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये ब्यूरोक्रेसी वाली बात जो इन्होंने कही है बड़ी कारगर है, क्योंकि कम से कम ये पशुओं का जो इशू है, ये किस डीएम को नहीं पता होगा कि इस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। उसके लिए आगाह नहीं कर सकते थे, उसके लिए समझा नहीं सकते थे कि भाई आपकी पॉलिसी जो है ये बिल्कुल हिमाकत वाली पॉलिसी है, ये ग्राउंड पे इसका नतीजा उल्टा पड़ेगा। लेकिन नहीं बताया किसी ने। तो ब्यूरोक्रेसी एक तरह से, जो ब्यूरोक्रेसी दरअसल सरकार की सेवा करने की का उपक्रम कर रही है, दिखा रही है, वो दरअसल सरकार को नुकसान पहुंचा रही है। त्रियोगी नारायण जी भी कह रहे हैं, शरद जी भी कह रहे हैं। एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं।
रवि प्रकाश पाठक। जी, रवि प्रकाश पाठक जी हमारे साथ आ गए हैं। रवि प्रकाश जी ने क्योंकि बाकी लोगों की बातें सुनी नहीं हैं तो बहुत अच्छा नया पर्सपेक्टिव देंगे। रवि प्रकाश जी, आपके हिसाब से अयोध्या फैजाबाद में इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अयोध्या फैजाबाद में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है। विकास के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सब खाना पूर्ति कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं विकास के नाम पर। फैजाबाद की हर गली में आप चले जाइए तो वहाँ आपको सड़कें खुदी हुई, पैदल चलना दूभर है। यह आलम है फैजाबाद के विकास का। तो ये जो आप कह रहे हैं ये तो दरअसल हमने मुंबई में, दिल्ली में सब जगह देखा कि बहुत बड़ी बड़ी खुदाइयाँ होती हैं। जब बड़ा काम होता है तो उसके पहले काफ़ी तकलीफ होती है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत अच्छा काम होने जा रहा है उसकी तकलीफ आपको झेलनी पड़ रही है अभी? और यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि हम ऐसा बना रहे हैं भव्य अयोध्या के पूरा कायाकल्प कर दे रहे हैं। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी तक धरातल पर कि इसका कायाकल्प हो जाए। दूसरा मुद्दा पशुओं वाला मुँह बाए खड़ा हुआ है। उसके लिए इनके पास कहीं कुछ है नहीं। ये खाना पूर्ति कर रहे हैं, हमने ये बना दिया, यहाँ पशुओं को रख दिया, जहाँ रखे भी हैं वहाँ सारे पशु मर रहे हैं। किसान हाय तौबा कर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जी, मैं अब एक दूसरे मुद्दे पे आता हूँ और मैं विजय जी आपसे शुरू करना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर कहा जा रहा है कि साहब कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि लोग याद करते हैं और ये याद दिलाते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री सब याद दिला रहे हैं कि पिछले सरकार में क्या क्या था आपको याद है। अगर वो दोबारा आ गए तो आपको कहाँ पहुँचा देंगे। और अभी पहले दौर की वोटिंग के बाद कहा गया कि साहब तमाम लोग लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं और इस वजह से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर क्लीन स्वीप करने जा रही है। यहाँ ज़मीन पर वो मुद्दा है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, अगर हम कंपैरिजन करें तो मायावती की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कहीं अच्छी कही जा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर माने मशीनरी का भय होना चाहिए लोगों के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर मतलब ये नहीं है कि इसका घर गिरा दो, इसको मार डालो, इसका इनकाउंटर करा दो। इससे लॉ एंड ऑर्डर स्थापित नहीं हो सकता है। सरकार की जो हनक होती है वो सरकार का इकबाल होता है, वही सबसे बड़ा हथियार होता है लॉ एंड ऑर्डर का। और सरकार का इकबाल नहीं है कोई, सरकार की हनक नहीं है, खाली टेरर है। टेरर से लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं हो सकता है। तो आपका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त दरअसल इस सरकार के पक्ष में काम करने वाला मुद्दा नहीं है? माने क्या, चोरी रुक गई है, डकैती रुक गई है, राजनी रुक गई है, छिनैती रुक गई है, या महिलाओं के साथ छेड़खानी रुक गई है? यही 4-5 मुद्दे हैं। माफियाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ज़मीनें खरीद के बिल्डर हो जा रहे हैं वो सारे सरकारों में होते रहे हैं। कांग्रेस के चंद्रभान गुप्ता तक के समय में भी लोग कहते थे चंद्रभान गुप्ता जो है पूंजीपतियों के बहुत बड़े हिमायती थे और उनसे सरकार के लिए चंदा वसूलते थे। तो हर पालना पोसना पूंजीपतियों के सारे सरकारों के राज में हुआ। लेकिन जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जब आम आदमी महसूस करे कि हम सुरक्षित हैं, क्या आज आम आदमी की FIR थाने में पहुँचते ही लिख जा रही है? कोई एक ऐसा बता दे। तमाम महिलाओं की शिकायतें आती हैं हम अखबार वालों के पास। आप वकील साहब, पंडित जी हमारे जो हैं त्रिपाठी तिवारी जी, इनके पास तमाम मुकदमे आते हैं जिसमें महिलाओं के उत्पीड़न, कुछ नहीं कार्रवाई नहीं होती। तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? FIR लिखाने जाते हैं लोग तो FIR की नकल दे देते, कहते हैं जाइए लिख जाएगी, लेकिन लिखी नहीं जा रही। और ये क्लेम करते हैं कि हमने महिला को सुरक्षा दे दी, तो बड़ा भारी कैंपेन है भाई। बहुत बड़ी सुरक्षा दे दी है तो आज महिलाओं के साथ छिनैती हो रही है, सरेआम राजनी उनके साथ हो रही है। जाते जाते महिलाओं के पर्स लूट लिए जाते हैं। महिलाओं के साथ अनाचार दुराचार क्या बंद हो गया है? ये सवाल मैं उनसे जो कह रहे हैं, दावा करते हैं, मैं उनके सामने रखना चाहता हूँ। जी, जेपी तिवारी जी, जी आपका इस पे विचार? लॉ एंड ऑर्डर तो इनका फेल है। ये बिल्कुल झूठ कहते हैं कि हमने इस पर कंट्रोल किया है। आप चेन स्नेचिंग हो रही है, औरतें छेड़ी जा रही हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है तो और उनकी FIR भी नहीं हो रही। इतने बड़े बड़े माफिया लोगों के घर गिरवा दिए, बुलडोजर चलवा दिए, उनको पकड़ के बंद कर दिया। इसमें कौन सी खास बात है भाई? और उसमें कौन का खाली कर रहे हैं मुसलमानों का?
मुसलमान माफिया तो माफिया है, अगर हिंदू माफिया है तो माफिया नहीं है। आप जहाँ भी बुलडोजर लगाए हैं वहाँ मुसलमानों ही के लगाए हैं, तो इसका भी कौन सा असर इनको पड़ना है। और सबसे बड़ी बात तो जो आप समझिए कि जब से आदित्यनाथ जी हुए हैं, यहाँ का ठाकुर बिरादरी सतर्क हो गया, बहुत तेज हो गया है, और उससे ज़्यादा कष्ट हुआ है ब्राह्मण बिरादरी को। तो इनका जो ब्राह्मण वोट था ठाकुरों से परेशान है, उनके उससे न जा रहा है। तो भ्रष्टाचार ने का नहीं कम हुआ, घूसखोरी नहीं कम हुई, हर चीज़ तो बढ़ गई। कौन सा इन्होंने क्या कहते हैं माफ़ी की है। क्या कि ऐसा भी होता है कि ठाकुर जो क्रिमिनल्स हैं उनको बरी कर दिया जाता है, छोड़, उनके साथ तो खून माफ़ है। ये तो सही है, यही तो हो ही रहा है। उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, उनको थाने में से भी प्रोटेक्शन मिलता है, इनके अधिकारियों से प्रोटेक्शन मिलता है, सरकार से प्रोटेक्शन मिलता है। और तबाह ज़्यादातर ब्राह्मण, इसलिए जहाँ भी है तो ठाकुर रहा भी है, और उसकी वजह से ब्राह्मण। रवि प्रकाश जी, जी, ये जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जिसको सबसे बड़ा इस समय मेडल माना जा रहा है इस सरकार का, कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और इस वजह से इस सरकार को बड़ा समर्थन मिल रहा है, खासतौर पे महिलाओं का, उस पे आप क्या कहते हैं। कानून व्यवस्था कुछ हद तक फेल है, लेकिन कुछ हद तक इन्होंने संभाला है। जो दशा इसके पूर्ववर्ती सरकार में थी, उससे इस सरकार में कुछ बेहतर हुआ है। जैसे पत्रकार को थाने में जला दिया जाना, यह पूर्ववर्ती सरकार में हुआ करता था। उन सारी बातों पर लगाम लगी है और कुछ हद तक कानून व्यवस्था सही हुई है। महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, महिलाओं का जो था वैसे है, उसमें कहीं कोई समस्या, जो इनका एंटी रोमियो था, ये सारा कुछ फेल है। तो नारायण जी, आप ये बताइए कि इस सरकार की वो कौन सी एक चीज़ है जो लोगों को आकृष्ट कर रही है। अभी भी अगर कोई इस पार्टी को वोट देने जा रहा है तो वो क्या चीज़ है जो उसको कहती है कि हाँ, बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। अयोध्या के मूल निवासी होने के नाते मेरा अनुभव है कि इस सरकार ने अयोध्या को लेकर जो 5 साल तमाम घोषणाएं की हैं, समझदार लोग तो समझते हैं उसमें से अनेक योजनाएं धरती पाई नहीं, सब फाइल में हैं। वो कब बनेगा ईश्वर जाने। और जो योजनाएं आई भी वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी। ये केवल मीडिया के सहारे, चैनल और टीवी अखबार के सहारे ये रामधुन करते रहे। विकास का काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं, ये खुद चले आए। इन्होंने पहले कहा था कि सीता झील बनेगी, कहाँ चली गई सीता झील। इन्होंने कहा था मूर्ति लगाएंगे इतने एकड़ में, इतनी फुट, वो कहीं है नहीं, कहीं नहीं। इन्होंने कहा 1200 एकड़ में 90 अयोध्या बसेगी, धरती पर कहीं कुछ है नहीं, कागज़ में क्या है वो जाने। तो जो इनकी स्थिति है वह धरती पर है नहीं, केवल कागज़। और यही एक उपलब्धि है कि ये मीडिया में खूब चमके 5 साल। और ये ज़मीन के घोटाले की जो बात की जाती, खरीद फरोख्त में जो करा गया कि सस्ती ज़मीन लेकर के ट्रस्ट ने और फिर बेच दी ज़्यादा दाम पे, लोगों ने उसमें पैसे खा लिए, अफसरों ने, नेताओं ने, वो उसमें कहाँ तक सच है? क्योंकि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। देखिए, वो अफसरों ने तो ज़मीन खरीदी ही, अब उसमें टेक्निकली लीगली क्या गलती हुई, ज़मीन तो खरीदने का सबको अधिकार है, लेकिन वो ज़मीन जो इन लोगों ने खरीदा वो किसी ट्रस्ट की थी, उससे फिर किया दूसरे के नाम, फिर अपने नाम ले लिया। अब एक तो यहाँ कमिश्नर थे, वो जब डीएम थे तो एक ज़मीन एक अपने मित्र को दे दिया, जब कमिश्नर आ गए तो उससे वो ज़मीन खुद ले लिया, बैनामा लिखवा लिया और कोठी खड़ी हो गई। तो ये सब तो अफसरों ने, सबने ऐसे काम किया, दरोगा से ले कप्तान तक, लेखपाल से ले जिलाधिकारी तक सबने काम किया, सबने ज़मीन खरीदी। भाजपा के नेताओं ने भी यहाँ के, हाँ, सब आए, अरे बिजनेस करते हैं सब उसी में। और जो ट्रस्ट की ज़मीन का मामला है उसमें हमारी राय ये है कि जो अयोध्या की वैल्यू है, उस वैल्यू के हिसाब से जितने में उन लोगों ने ज़मीन लिखवाया वो बहुत कम है। ये आरोप के पक्ष में मैं नहीं हूँ। क्यों? वो जो बैनामा करने वाले सज्जन थे, वो सज्जन फरार हैं एक दूसरे मामले में, और वो उसमें फरार थे। फरारी के दौरान आए, बैनामा करके इन लोगों चले गए। एक मुकदमा इन्हीं कमिश्नर के यहाँ था, उस मुकदमे का इन लोगों ने फैसला करा लिया तो इनको ज़मीन मिल गई। तो इन्होंने पहले काम किया प्रेशर करा के,
बाद में ले लिया, तो वो सस्ता मिलने था। जी। और अब हमारे साथ स्वतंत्र चेतना के ब्यूरो चीफ के मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। के मिश्रा साहब, अभी तमाम बातें हुई, मैं आपसे सवाल उल्टी तरफ से ही शुरू करूंगा कि योगी सरकार ने क्या अच्छा काम किया है जो लोगों को प्रेरित कर रहा है कि उनको वोट दिया जाए? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, योगी सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है कि हम लोगों के खेतों में सांड छोड़ दिया है। हम लोगों की खेती जो 1000 रुपये में 10 बिस्वा लागत आती थी, अभी 10 बिस्वा की लागत 5000 रुपये आने लगी है। ये कहते हैं कि मैंने उपज का दोगुना दाम किया है, तो मैं तो कहता हूँ हमारी लागत ही आधी ज़्यादा कम इन्होंने कर दिया है। एक चीज़ है, हाँ इनके अंदर थोड़ा सा लाइन ऑर्डर मेंटेन हुआ है, थोड़ा अपराधियों में भय था, नेताओं की नहीं चली, टुटपुंजिया नेताओं की नहीं चली, थाने पुलिस में दलाली नहीं हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। चूँकि जो कोर्ट कचहरी का काम 10 रुपये में होता है वो 100 रुपये में होने लगा है। आवारा पशुओं से किसान तबाह हो चुका है। पहले बनरोज थी, नीलगाय जिसे हम कहते थे, तो भाजपा इन्हीं मुद्दे को लेकर के पिछली बार सरकार में आई थी कि मैं बनरोजों को ख़त्म करूंगी, और बनरोज को ख़त्म करने को कौन कहे, उससे 4 गुना ज़्यादा आवारा पशु आ गए हैं। आवारा पशुओं का एक झुंड जब अगर खेत में जाता है तो पूरा नष्ट कर देता है, और नीलगाय थोड़ा बहुत चर के निकल जाती थी, वो बच जाती थी। तो किसान तो इससे बहुत बड़ा तबाह है। और इनको वोट कौन दे रहा है? वही जो फ्री में अनाज पा रहे हैं, आवास पा रहे हैं, ये सब अपना ठीक है, वो तो राजनीति है, उनका अपने इशू होते हैं, अपने एम होते हैं, उद्देश्य होते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि इनकी सरकार लौटेगी, मुझे सरकार लौटनी नहीं चाहिए। मंदिर का मुद्दा है, ठीक है, मंदिर मुद्दा इनकी कोई बपौती नहीं है। मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, उसमें ना योगी का है ना मोदी का है। हाँ, ये हो सकता है कि जिनकी सरकार होती है, उनके सॉलिसिटर जनरल वगैरह होते हैं, उनको थोड़ा दाब दिया जाता है कि इसमें थोड़ा बहुत विरोध ना करें, ये मैं मान सकता हूँ, थोड़ा सा ये सहयोग के हो सकते हैं। लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, सबकी सहमति से बन रहा है, न कोई आदेश न कोई क्लियर आदेश, ये समझौता के आधार पर बना है। हम वहाँ उनकी मस्जिद बन रही है, हमारा यहाँ मंदिर बना है। हम लोग अयोध्या वासी हैं, मंदिर बनने का बहुत गर्व है हमको, लेकिन इसका मतलब नहीं भाजपा उसको सब श्रेय जा रहा है। हमारे इसमें विद्वान अधिवक्ताओं का श्रेय जा रहा है, अधिकारियों का जा रहा है, यहाँ के स्थानीय लोगों का, जनता के जा रहा है, बच्चों का जा रहा है। उसमें भाजपा कैसा रोल है? तो यहाँ अयोध्या के अंदर अभी भी, क्योंकि देखिए बाकी देश में बात करें तो मंदिर मस्जिद का झगड़ा ऐसा लगता है कि बड़ा झगड़ा है, और इसको लेके बहुत लोगों में आपस में विवाद चल रहा है। यहाँ आपको ये विवाद कहीं ज़मीन पे दिखता है? सर, हम तो 20 साल से पत्रकारिता क्षेत्र में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा हूँ, वहाँ पे था, तब भी मैंने कभी नहीं सुना एक दंगा छोड़ के, और भी छेटाकसी में हुआ था, लड़की के चक्कर में हुआ था, बाकी कभी कोई दंगा है मंदिर मस्जिद तो हुआ ही नहीं है। हमको लगता है 5-7 साल पहले दुर्गा पूजा में कुछ मांस और लड़कियों के साथ छेड़खानी में ये सब हुआ था, बाकी कहीं हिंदू मुस्लिम कोई मतलब ही नहीं है। सब अपने अपने में, उसी सरजू माता से वजू कर रहे हैं, उसी सरजू माता में स्नान कर रहा हूँ, उसी सरजू माता के किनारे वो भी लोग शंका जा रहे हैं, मैं भी दीर शंका जा रहा हूँ। मैं कैसे मान लूँ यहाँ हिंदू मुस्लिम है? हम उनके यहाँ जाते हैं, ईद में नमाज पढ़ते हैं, हम गले लगाते हैं, वो मेरे यहाँ होली दिवाली में आते हैं। ऐसा यहाँ कुछ नेताओं का एक काकस है जो ये कुछ करते नहीं है, वो केवल फिरका परस्ती की वजह से अपना लड़ाते बुझाते रहते हैं, और उनकी आदत है, वो नेता है। जैसे हम लोग किसान हैं, खेती बदलते, कभी गन्ना, कभी चावल, कभी गेहूँ कुछ बोते हैं, वैसे उन लोगों की आदत कभी आतंकवाद, कभी कुछ और बात, कभी जातिवाद। तो उन लोगों की खेती, हम उनको बुरा नहीं मानते, आखिर उनकी भी तो करना चाहिए राजनीति। ठीक है, तो ये उनकी खेती है, उसको बुरा नहीं मानते हैं, हालांकि ये बुरी चीज़ है, बुरी बात जो भी करे उसको बुरा मानना चाहिए। और हम अयोध्या में हैं, अयोध्या का अर्थ है वो ज़मीन जहाँ युद्ध नहीं हो सकता है, जहाँ युद्ध नहीं होता है। तो लेकिन इस ज़मीन के नाम पर इस देश में बहुत बड़ा युद्ध न हुआ है, बल्कि वो लगातार चल रहा है, हमारे आपके दिलों में भी चल रहा है, या उसको लगातार चलाए रखने की कोशिश की जा रही है। क्या होगा इस चुनाव का नतीजा, वो तो सामने आएगा, लेकिन इस वक्त क्या मुद्दे छाए हुए हैं ये आपने सुना अयोध्या फैजाबाद के वरिष्ठ पत्रकारों से। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।